अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिमार्ड्स क्या हैं, कौन कौन से ड्रग इसमें इंक्लूड हैं और ये किस तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट कर रहे हैं। और उससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सारी इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और जो हम लोगों ने साइन एंड क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लिए थे। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया है विच इज़ द बायोलॉजिकल थेरेपीज़ इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब बायोलॉजिकल थेरेपीज़ क्या होती हैं? बायोलॉजिकल थेरेपीज़ वो थेरेपीज़ होती हैं जिनमें सब्सटेंस जिसको यूज़ किया जा रहा है टू ट्रीट अ डिजीज़ इज़ ड्राइव फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। वो किसी ह्यूमन बॉडी से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव्ड हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो फिर उस थेरेपी को हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल थेरेपीज़। अच्छा, उससे पहले एक क्विक रिव्यू देने के लिए फिजियोलॉजी का किस तरह से जो है ये स्टार्ट होती है, ठीक है ना। साइनोवियल माइक्रोफेजेस जो हैं वो सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा। साइनोवियल माइक्रोफेजेस कहाँ से रिक्रूट होते हैं? वही साइटोकाइन से जो कि रिलीज़ किए थे टी सेल ने। ये लास्ट में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया था, ठीक है। जिनको पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस डिटेल में समझनी है तो वो मेरी वीडियो को प्रीवियस वीडियो को देखें। मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दूँगी, वो लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और मे भी ऊपर लिंक भी आ रहा हो। अच्छा, इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा प्रोड्यूस होता है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। साइनोवियल मैक्रोफेजेस सिक्रेट करते हैं इसको। अब इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा हम लोगों ने वहाँ देखा था कि दो काम कर रहे हैं। एक तो फिब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवियल साइट की प्रोलिफरेशन कॉज करवा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? प्रोटीएजेस प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है ना। यानी साइनोवियल सेल की प्रोलिफरेशन करवा रहे हैं और सिंथेसाइज कर रहे हैं। एक तो प्रोटीएजेस का काम कर रहा था कि कार्टिलेज की डिग्रेडेशन करता है, और कोलेजन भी यही काम करता है, ठीक है ना। कोलेजन तो बनाता है ना। कोलेजिनेज एक एंजाइम है, ठीक है ना। ASC जिसके एंड पे आ रहा हो वो एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो वही बात हो गई कि TNF अल्फा और जो इंटरल्यूकिन 1 ये दोनों काम करवा रहे हैं। कोलेजिनेज जब प्रोड्यूस होता है तो वो क्या कॉज करता है? डिग्रेड करता है कार्टिलेज को। और जब ये साइनोवियोसाइट प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर ये रैंक L जो है ना उसका एक्सप्रेशन कॉज करवाते हैं। अब ये जो रैंक L है ना, ये क्या है? ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। जब इसका एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाता है तो ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बोन डिजॉर्प्शन जो है या बोन रिजॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो दो हमारे पास काम हो रहे हैं। एक क्या हो रहा है? कार्टिलेज डिग्रेड हो रहा है कोलेजिनेसिस या प्रोटीएजिस के जरिए, ठीक है। दूसरा क्या है? रैंक L एक्सप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है? बोन रिजॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। ये आपके पास एक बात क्लियर होगी, यानी कि ये दोनों जो एक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं ये क्या काम कर रहे हैं? आगे बोन को भी ख़राब कर रहे हैं और कार्टिलेज को भी काम ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से जो है ना बायोलॉजिकल थेरेपीज़ कौन कौन सी हैं और किस किस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो वर्क कर रही हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्लिनिकल रिस्पॉन्स। अच्छा, अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा के बारे में मैंने आपको बताया है, इन्हीं के जो हैं इनहिबिटर या इन्हीं के जो है ना एंटागोनिस्ट आएंगे आगे जो है बायोलॉजिकल थेरेपीज़ में। सो हम अगर एक उनका प्रोटोकॉल समझ लें तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी उन ड्रग्स को पढ़ने में। इफ़ 1 TNF अल्फा इनहिबिटर फेल्ड हो जाता है, ठीक है ना, वो काम नहीं करता, तो यूज़ करें या तो डिफरेंट TNF अल्फा इनहिबिटर, ठीक है ना, या तो इसी क्लास का कोई दूसरा मेंबर ले लो, या फिर नॉन TNF जो है बायोलॉजिकल थेरेपी को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। बात समझ आई? या तो इसी क्लास अगर एक फेल हो जाता है इनमें से, जब मैं आपको बताऊंगी तो हो सकता है उनमें से आप किसी पेशेंट को दें और वो फेल हो जाए ड्रग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? या तो कोई दूसरा उसी क्लास से यूज़ करेंगे या फिर नॉन TNF की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। TNF अल्फा इनहिबिटर नॉट टू बी यूज विद द नॉन TNF इनहिबिटर, ठीक है ना। यानी कि TNF इनहिबिटर कोई इस्तेमाल नहीं करना ऐसे ड्रग के साथ जो नॉन TNF इनहिबिटर, यानी उसका मैकेनिज्म कोई और है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। अब क्या है कि TNF अल्फा इनहिबिटर भी यूज़ किए जा रहे हैं, नॉन TNF अल्फा इनहिबिटर्स भी जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है ना। नॉन TNF बायोलॉजिकल थेरेपी भी यूज़ की जा रही है। सो दोनों तरफ क्या होगा कि ये डबल जो है ना आप कह सकते हैं कि एक डबल मैकेनिज्म हो जाएगा जो कि कॉज करेगा ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी को ज़्यादा डाउन कर देगा, ठीक है ना। पेशेंट की इम्यूनिटी को ज़्यादा ये डाउन कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क होता है। अच्छा, जो TNF अल्फा इनहिबिटर उनके बारे में ये एक स्पेशल बात क्या है कि TB, सेप्सिस, फंगल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड द पैनसाइटोपिनिया, ठीक है ना, आर द रिस्क। यानी कि इनसे क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है वो रिस्क हो सकती हैं। रिस्क होता मतलब ये है कि जब किसी पर्सन को आप TNF अल्फा इनहिबिटर्स दे रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको बाद में भी एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करवा दूँगी अगर किसी को अभी मुश्किल लग रहा है समझने में। ये जस्ट एक प्रोटोकॉल मैंने लिखा था ताकि समझ आ जाए बात की, ठीक है ना, कि आगे किस तरह से हम लोगों ने मेडिसिन को पढ़ना है, तो मेडिसिन का प्रोटोकॉल समझ आ जानी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर आता है।
जब TNF अल्फा इनहिबिटर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसको ख़तरा है कि उसको TB भी हो सकता है, उसको सेप्सिस भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी कोई हो सकता है, ठीक है ना, फंगल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है ना, जैसे पाँव में भी कोई छोटे मोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं फंगल, एंड पैनसाइटोपिनियास भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किस में, विद द लाइव वैक्सीनेशन। लाइव वैक्सीनेशन की ऐसी वैक्सीन जिनमें जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइव हो, ठीक है, अटेन्यूएटेड हो लेकिन लाइव हो, ठीक है, तो उसके साथ नहीं देना, क्योंकि आपकी अगर इम्यूनिटी कम होगी तो फिर वो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है किसी भी पेशेंट को जो लाइव वैक्सीनेशन करवा रहा है, ठीक है ना, तो उसका साथ आप लोगों ने उसको बायोलॉजिकल थेरेपी नहीं देनी, क्योंकि उस वक्त आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा वो हार्ट फेलियर का भी पेशेंट है उसको भी नहीं देनी, और रिस्क ऑफ द लिम्फोमा एंड अदर कैंसर, ठीक है ना, जिनको जो इसके रिस्क में हो या फिर जो है जो सफ़र कर रहे हो इन कैंसर से, उनका साथ भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ड्रग्स की तरफ, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है एडेलीम्यूमैब, ठीक है। अच्छा, एडेलीम्यूमैब की नेचर क्या है, ये क्या है, रिकम्बिनेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, रिकम्बिनेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि बाइंड करती है TNF अल्फ़ा के साथ। जब ये TNF अल्फ़ा के साथ बाइंड कर जाती है तो फिर TNF अल्फ़ा जो है, बाइंडिंग ऑफ द TNF अल्फा टू द सेल सर्फेस रिसेप्टर, तो वो अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं कर पाता। जब वो बाइंड नहीं कर पाता तो क्या होता है कि उसका प्रोसेस जो उसने काम करवाने हैं, जो उसने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी है, ठीक है ना, उस सेल से जहाँ उसके जिसके ऊपर उसके रिसेप्टर्स हैं वो नहीं होता, ठीक है ना। जब वो बाइंड ही नहीं करेगा, एगोनिस्ट बाइंड ही नहीं करेगा तो रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का बड़ा डिटेल से लेक्चर मैंने जो है वो रिकॉर्ड करवाया हुआ है, ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं फार्माकोलॉजी की। अच्छा, अब इसके इंडिकेशंस देख लेते हैं कि ये किस किस डिज़ीज़ में ये यूज़ हो सकता है। अच्छा, एक और बात कि जिनके एंड पे MAB आता है ना, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। ये ड्रग्स के ट्रिक्स हैं कि आपको याद रहें, ठीक है ना। आपको कोई पूछे एडेलीम्यूमैब क्या है, इसकी नेचर बताएं, तो ये एक रिकम्बिनेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है ना, रिकम्बिनेंट के 2 सेल से बनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं कि इंडिकेटेड होता है फॉर द मॉडरेट टू स्वेयर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये यूज़ किया जाता है, आइदर एज अ मोनोथेरेपी या फिर कंबाइंड करके MTX को डिटेल से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, लास्ट लेक्चर में। मेथोट्रेक्सेट क्या है, इसका मैकेनिज्म कैंसर में क्या है और इसका मैकेनिज्म रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, अब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस मॉडरेट टू स्वेयर है, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है मोनोथेरेपी या कॉम्बिनेशन थेरेपी में, दोनों तरह। आल्सो इंडिकेटेड फॉर द सोरियाटिक आर्थराइटिस में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है ना, जिनको सोरियासिस हो, यानी कि जिनके स्किन पे इन्फ्लेमेटरी रेड पैचेस और जिनके सिल्वरी स्केल ऊपर मौजूद हों, ठीक है ना, ये एक डिजीज़ कंडीशन है, स्किन डिजीज़ है, ठीक है ना, उनको बाद आर्थराइटिस भी हो जाता है, तो सोरियाटिक आर्थराइटिस में भी ये इंडिकेटेड है। एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये इंडिकेटेड है। एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, अब ये होता है आर्थराइटिस की ही ये एक फॉर्म है जो कि अफेक्ट करती है जॉइंट्स ऑफ स्पाइन, आपकी जो स्पाइन है ना कि बैक पे, उसके जो जॉइंट्स हैं ना उनको अफेक्ट करती है, और जो मेजर जॉइंट जो अफेक्ट होता है वो पेल्विस जॉइंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्रॉन डिजीज़ तो ये आपको पता है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की एक टाइप है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स पे, ठीक है, तो इन सब के लिए ये यूज़ हो रही है। अच्छा, अब हम इसको एडमिनिस्टर किस तरह से किया जाता है, इसको एडमिनिस्टर करवाया जाता है सबक्यूटेनियसली, ठीक है ना, पर वीक, ठीक है ना, और एवरी अदर वीक। ये हो गया बात क्लियर। उसके बाद आ जाती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लें तो हेडेक आ जाता है, न्यूज़िया आ जाता है, ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ठीक है। इसके अलावा ये रिस्क इंक्रीज़ कर देता है किस चीज़ का, UTIs का, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड साइनोसाइटिस का। क्यों? क्योंकि ये आपके जो है ना, ये आपकी आर्मी का एक तरह से पार्ट ही है। TNF अल्फा मैक्रोफेजेस सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैक्रोफेजेस अपना काम करवाने के लिए अपने कह सकते हैं कि अपने सब आर्मी को जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने अंडर जितने भी जो आर्मी है मैक्रोफेजेस, मैं हमेशा इम्यून सेल को आर्मी के तौर पे रिप्रेजेंट करती हूँ कि हमारी बॉडी की आर्मी है, ठीक है ना। क्या होता है कि जब आपकी ये सेल जो है ये मतलब TNF अल्फ़ा अपना काम नहीं कर पाता तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि आपको कोई भी पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सर्टोलिजुमाब पिगोल क्या है कि ये TNF अल्फ़ा, ये भी TNF अल्फ़ा ब्लॉकर है विद द फैब फ्रैगमेंट ऑफ ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी, यानी इसका जो फैब फ्रैगमेंट है ना एंटीबॉडी का, ये फ्रैगमेंट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, एंटीबॉडी बनाई हुई है।
इसका जो फ्रेगमेंट है इसमें क्या होता है कि 2 लाइट्स चेन होती हैं और हैवी चेन्स होती हैं जो कि कनेक्ट हुए होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के ज़रिए, ठीक है। अब ये जो फैब फ्रेगमेंट है ना, इसके साथ एंटीजन ने अटैच होना होता है, ये एंटीबॉडी का पार्ट है ना फैब फ्रेगमेंट, ठीक है ना। फैब क्या होता है, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, यानी वो फ्रेगमेंट फैब के वो क्या है, फ्रेगमेंट, F फॉर फ्रेगमेंट, A फॉर एंटीजन एंड B फॉर बाइंडिंग, ठीक है ना। तो ये एंटीजन बाइंडिंग एरिया होता है, ठीक है। तो क्या होता है, TNF अल्फा ब्लॉकर जो है ये इसकी नेचर है सर्टिलिजुमाब की, ठीक है ना, सर्टोलिजुमाब की, ठीक है। और इसका जो फैब फ्रेगमेंट है वो ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी से ड्राइव किया गया, यानी कि इसका ये पार्ट जो है वो ह्यूमन एंटीबॉडी से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, पोटेंट न्यूट्रलाइजर है TNF अल्फा का, क्योंकि ये उसको ब्लॉक कर रहा है तो ऑब्वियसली TNF अल्फा के साथ जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है ना। क्योंकि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं कि इन्होंने बाइंड करना होता है एंटीजन के साथ, तो इनको क्या होता है, ये एंटीजन नज़र आता है TNF अल्फा। कम्बिनेशन थेरेपी विद द PEG के साथ, इसको कम्बिनेशन थेरेपी में भी ये यूज़ किया जा सकता है। सबक्यूटेनियसली एवरी 2 वीक, ये था एवरी अदर वीक, ठीक है ना, या पर वीक या एवरी 2 वीक है। इंडिकेशन इसी तरह की जो कि इसकी है, ठीक है ना, आर्थराइटिस में। अब आप लोग मेरे साथ रिपीट करें, किस किस चीज़ के लिए ये इंडिकेटेड है। आर्थराइटिस में ये इंडिकेटेड है, सोरियाटिक आर्थराइटिस में ये इंडिकेटेड है, एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में ये इंडिकेटेड है, यानी कि ये तीनों तो जो है ये आर्थराइटिस की फॉर्म है, और एक क्रोहन डिजीज़ है, ठीक है ना। ये बात याद हो गई होगी आई थिंक आपको। अब एडवर्स इफेक्ट भी इसके इसी तरह के ही हैं, हेडेक, न्यूज़िया, ग्रैनुलोसाइटोसिस। उसके बाद अगर हम लोग इस तरफ आएँ तो इटैनरसेप्ट की तरफ हम लोग देखते हैं। जेनेटिकली इंजर्ड सॉलेबल रिकम्बिनेंट फुल्ली ह्यूमन रिसेप्टर फ्यूजन प्रोटीन है, ठीक है ना। यहाँ आप लोग उसका देखें कि किस तरह से है। अगर हम लोग उसको सिंपल फॉर्म में देखें तो ये भी उसी तरह से जेनेटिकली इंजर्ड एक जो है वो प्रोटीन है, ठीक है ना, ह्यूमन रिसेप्टर, फुल्ली ह्यूमन रिसेप्टर फ्यूजन प्रोटीन है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये बाइंड करती है TNF अल्फा के साथ, ये भी अगेन TNF अल्फा। तो ये किन में आ जाते हैं, TNF अल्फा इनहिबिटर्स में आ रहे हैं ये ड्रग्स, ठीक है। एडेलीम्यूमैब, सर्टोलिज्यूमैब, ठीक है ना, एटैनरसेप्ट जो है ये सारे जो हैं ये किस में आ रहे हैं, और आगे गोलीम्यूमैब ये भी जो है ये TNF अल्फा इनहिबिटर ही है, ठीक है। तो ये एक प्रोटीन है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थी, ठीक है। ये एक प्रोटीन है, फ्यूजन प्रोटीन, ठीक है ना। जेनेटिकली इंजर्ड सॉलेबल रिकम्बिनेंट फुल्ली ह्यूमन रिसेप्टर फ्यूजन प्रोटीन है, यानी जिसका जो रिसेप्टर है जिसके साथ ये बाइंड करेगा TNF अल्फा वो फुल्ली ह्यूमन से ड्राइव हुआ हुआ है। फॉर मॉडरेट टू स्वेयर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए विद और विदाउट मेथोट्रेक्सेट, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही बात थी कि अगर मोनोथेरेपी भी ये यूज़ हो सकता है और कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसको इस तरह से लिखने का मकसद ये होता है कि जो 4 या 5 ड्रग्स हैं वो एक साथ जो है ना वो आपका कंपैरिजन सा बन जाए, ठीक है ना। क्विक रिवीजन भी हो जाए आपके एग्जाम्स के लिए और एक कंपैरिजन भी बन जाए। और एग्जाम में होता है कि आप लोगों ने सॉलिड बात लिखनी है और आपके पास टाइम भी कम होता है, ठीक है। और जो MCQs वाले एग्जाम देते हैं उनके तो रिवीजन के लिए ये बहुत ही अच्छे नोट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आल्सो फॉर द एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस एंड द सोरियासिस के लिए अगेन वही बात, क्रोहन के लिए नहीं ये यूज़ हो रहा, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ द मेथोट्रेक्सेट एंड द एटैनरसेप्ट वो ज़्यादा इफेक्टिव है निस्बतन दोनों अलोन अगर यूज़ हों, ठीक है ना। कम्बिनेशन क्या है, इनका ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर द ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, ये भी सब कट लिया जाता है ट्वाइस अ वीक। अच्छा, ये ट्वाइस अ वीक लिया जा रहा है, ये एवरी 2 वीक लिया जाता है, ये ट्वाइस अ वीक लिया जा रहा है, ठीक है। और ये वंस अ वीक और एवरी अदर वीक, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सब कट ही हैं सारे इन जो ड्रग्स हैं, लेकिन इनके आप एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो रिजीम देखें कि किस तरह से डिफ़र कर रहा है। वेल टॉलरेटेड है विद द अदर TNF अल्फा इनहिबिटर, इंक्रीज़ हो जाता है हार्ट फेलियर का रिस्क एंड द अदर इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। TNF अल्फा इनहिबिटर अगर आप मज़ीद आप कहें कि जी ये भी दे दो साथ ये भी दे दो, तो फिर ये नहीं, वो फिर जो है ना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डैमेज ज़्यादा कॉज करता है। उसके बाद आ जाते हैं गोलीम्यूमैब, ठीक है। ये भी बाइंड करता है TNF अल्फा के साथ ही और TNF अल्फा को अपना काम नहीं करने देता। अब ये भी सब कट दिया जा रहा है वंस इन अ मंथ, ठीक है। कंपैरिजन आप देख रहे हैं कि किस तरह से एडेलीम्यूमैब वंस इन अ वीक पर 1 टाइम पर वीक, ठीक है ना, यानी कि वंस इन अ वीक यही बात होगी, ठीक है ना, वंस इन अ वीक, ठीक है, या फिर एवरी अदर वीक। ये जो है एवरी 2 वीक्स, यहाँ पर ये 2 हफ्तों का जो है ना वक्फ़ा है, यहाँ पर 1 हफ्ते का वक्फ़ा है, यहाँ 2 हफ्ते का वक्फ़ा है, और यहाँ पर हफ्ते में 2 बार है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या हो रहा है कि वंस इन अ मंथ, ठीक है। और इसको इन कम्बिनेशन विद द मेथोट्रेक्सेट या फिर दूसरे ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन में दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा,
ये इंक्रीज़ करता है हेपेटिक एंजाइम जो है ये बढ़ा देता है। रीएक्टिवेशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी इन द क्रॉनिक कैरियर्स, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्रॉनिक कैरियर होते हैं हेपेटाइटिस बी के, तो उनमें अगर आप इस तरह से जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं ना, तो फिर क्या होता है कि जो रीएक्टिवेशन हो जाती है हेपेटाइटिस की, क्योंकि उस वक्त जो है बॉडी वीक हुई होती है, उसका इम्यून सिस्टम कम हुआ होता है, तो वो कैरियर जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो देखता है कि जी अभी तो आर्मी बड़ी स्लो हुई हुई है, सुस्त हुई हुई है, तो हम दोबारा अटैक कर देते हैं, ठीक है ना। विद द अदर TNF अल्फा इनहिबिटर इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। वही बात कि आप लोगों ने ये याद रखनी है बात कि बायोलॉजिकल थेरेपी या फिर डिमांड्स में, इनमें क्या होता है कि खासतौर पर वो डिमांड जो कि आपके इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल के साथ बाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, वो डिमांड जो इम्यून सेल के साथ बाइंड कर रहे हैं, उनमें क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हुई। अब चलते हैं इन्फ्लिक्सिमैब की तरफ। इन्फ्लिक्सिमैब भी जो है वो एंड पे MAB आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इट इज़ अ काइमेरिक। काइमेरिक क्या होता है कि विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द वेरियस एनिमल, ठीक है ना, वो चीज़ जो मुख्तलिफ एनिमल से ड्राइव्ड हुए उसको काइमेरिक कहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कंपोज्ड ऑफ ह्यूमन एंड म्यूराइन रीजन्स। म्यूराइन क्या होता है, रिलेटेड टू द माइस और द रोडेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों से मैंने आपको बताया कि इसी तरह से जो मोनोक्लोनल एंड करती है TNF अल्फा, अगेन ये भी TNF अल्फा इनहिबिटर है, यूज्ड विद द मैथोट्रिक्सेट। मैथोट्रिक्सेट के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है व्हेन मैथोट्रिक्सेट अलोन डज नॉट वर्क, यानी कि मैथोट्रिक्सेट अगर अकेला काम नहीं कर रहा सही तरह से, तो फिर उस वक्त जो है क्या किया जाएगा कि इन्फ्लिक्सिमैब को उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिससे मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन थेरेपी भी होती हैं, लेकिन इसको मोनोथेरेपी में ही यूज़ किया जाता बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द इन्फ्लिक्सिमैब एंटीबॉडीज़, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी जो है वो इसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी डिक्रीज हो जाती है। ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर द प्लैक्स के लिए ये यूज़ हो सकता है, ठीक है ना, सोरियाटिक आर्थराइटिस के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस एंड क्रोहन डिजीज़। सो वही बात आ जाती है। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना है कि ये दोनों को आप लोगों ने एक पेयर में बना लेना याद करने के लिए, क्योंकि ये दोनों गट की हैं। इसको और सोरियाटिक आर्थराइटिस को आप लोगों ने एक साथ कर लेना है, ठीक है ना, और एक प्लैक को याद कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, ये IV इन्फ्यूजन के तौर पर दिया जा रहा है। जो पहले हम लोगों ने पढ़े हैं जो एडेलीम्यूमैब, सर्टोलिज्यूमैब, ठीक है, और एटानरसेप्ट जो है और गोलीम्यूमैब, इस तीनों जो ये चारों जो हैं ये सबकट दिए जा रहे थे, ठीक है। अब ये क्या है, ये IV इन्फ्यूजन के तौर पे दिया जाता है विद एवरी 8 आवर, ठीक है ना। इसका टाइम भी देखें कितना डिफरेंट है उससे। वो वंस इन अ वीक था, ट्वाइस इन अ वीक कोई था, कोई आफ्टर 2 वीक्स था, कोई वंस इन अ मंथ था, और ये एवरी 8 आवर है, ठीक है। तो आप लोग इनकी ये चीज़ें, ये काइनेटिक्स हैं, ठीक है ना, ये याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्फ्यूजन है तो इन्फ्यूजन रिएक्शन के चांसेस भी होते हैं, ठीक है ना। इंजेक्शन हो या इन्फ्यूजन हो, उसके चांसेस हो क्या हो, ब्लड में डायरेक्टली एंटर हो रहा होता है, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो कोई इफेक्ट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है ना, हाइपर सेंसिटिविटी शो कर सकता है, फीवर, चिल्स, ठीक है ना। इसके अलावा जो है यूट्रिकैरिया, इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनिया, सेलुलाइटिस, एक्टिवेशन ऑफ द लेटेंट TB, जिस तरह से हेपेटाइटिस B जो है वो एक्टिव हो रहा था, इसी तरह से जो है वो TB भी बाज़ औक़ात एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। फिर ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, ये क्या है, ये सारे जो है इनकी साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एबेटासेप्ट की तरफ। एबेटासेप्ट क्या है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एटानरसेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। एटानरसेप्ट जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक फ्यूजन प्रोटीन है, ठीक है ना, फुल्ली ह्यूमन, इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये फुल्ली जो है ये ह्यूमन रिसेप्टर फ्यूजन प्रोटीन है, ठीक है ना, जो बाइंड करता है। ये भी है बेटासेप्ट, इसके भी एंड पे सेप्ट आ रहा है, ये भी क्या है, सोलेबल रिकम्बिनेंट फ्यूजन प्रोटीन, वही बात हुई ना इसकी भी, ठीक है। अब इसका क्या, अब हम लोगों ने इसका मैकेनिज़्म समझने से पहले हम लोगों ने एक चीज़ को क्लियर कर लेना है, एक मैकेनिज़्म को जो T लिम्फोसाइट का है। वो क्या है कि T लिम्फोसाइट को 2 इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है टू बी एक्टिवेटेड। एक्टिवेट होने के लिए इनको 2 इंटरेक्शंस की ज़रूरत होती है। नंबर 1 क्या है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, मैक्रोफेजेस और B सेल, वो इसके साथ इंटरेक्ट करे थ्रू द रिसेप्टर्स, ठीक है ना। एक तो इनका इंटरेक्शन है, ये रिसेप्टर का इंटरेक्शन है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये प्रोटीन्स हैं,
CD80 एंड CD86 प्रोटीन है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे मौजूद होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से हैं? मैक्रोफेजेज एंड बी सेल को कहा जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि ये एंटीजन लेकर आते हैं, ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट की तरफ लेकर उसके पास आते हैं, जिसके बाद फिर टी हेल्पर साइट रिलीज़ होते हैं, ठीक है ना, हेल्पर सेल्स रिलीज़ होते हैं एंड टी मेमोरी सेल्स रिलीज़ होते हैं, कि याद रखा जाए कि जी ये जो है वो पहले भी आया हुआ है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आए तो फिर फ़ौरन से वो एक्ट करे। जब इनके रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है ना, रिसेप्टर तो वो पार्शल एक्टिवेशन होती है टी सेल की। फिर उसके बाद जो प्रोटीन्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में मौजूद होते हैं ना, CD80 एंड CD86, उनको इंटरेक्ट करना होता है विद द CD28 ऑफ द टी सेल, ठीक है। अब अबैटासेप्ट क्या करता है? अबैटासेप्ट जो है वो इसके साथ बाइंड करने की कोशिश करता है। जब इसके साथ बाइंड करता है तो फिर इसकी फुल्ली एक्टिव, जब इसके साथ बाइंड ये कर जाएगा तो फिर इसके लिए जगह नहीं बचेगी टी सेल के लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर टी सेल की फुल्ली एक्टिवेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। ये भी जो है वो मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ हो रहा है। हु हैव इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, उस वक्त जब इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स हो, डिमांड्स अच्छा रिस्पांस ना दे रहे हो, या TNF अल्फ़ा इनहिबिटर्स बाकी के जो है वो अच्छा रिस्पांस ना दे रहे हो। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये TNF अल्फ़ा इनहिबिटर नहीं है, ठीक है, बात क्लियर हुई कि ये TNF अल्फ़ा इनहिबिटर नहीं है, इसमें TNF अल्फ़ा की कहीं बात नहीं होगी, ये नॉन TNF अल्फ़ा इनहिबिटर है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़े हैं वो सारे TNF अल्फ़ा इनहिबिटर थे, ये नॉन है TNF अल्फ़ा इनहिबिटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है इसका किस तरह से जो है वो दिया जाता है। इसका IV इन्फ्यूजन जो है वो एवरी 4 वीक, ये एवरी 8 और था, ठीक है, ये एवरी 4 वीक किया जाता है, ठीक है। इसका आप लोग कॉन्ट्रास्ट देखें। हेडेक, UTIs, नेजोफेरेंजाइटिस एंड न्यूजिया, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद द कॉन्करेंट TNF अल्फ़ा इनहिबिटर। अच्छा, जिनको मैंने जो स्टार्ट में प्रोटोकॉल बताया था उनको समझ आई थी, जिन लोगों को, उनको अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसके साथ, क्योंकि ये एक नॉन TNF अल्फ़ा इनहिबिटर है, इसको TNF अल्फ़ा इनहिबिटर यानी कि इन्फ्लिक्सिमाब, गोलीम्यूमैब, सर्टोलिज्यूमैब इनके साथ नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये एक नॉन TNF अल्फ़ा इनहिबिटर है। क्यों? क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो मज़ीद बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है टोस्लिजुमाब। अच्छा, ये भी मैब है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इनहिबिट करती है इंटरल्यूकिन 6 को, ठीक है। अब बात आपको समझ आ रही है कि आप इंटरल्यूकिन 6 को इनहिबिट करिए। हम लोगों ने देखा था कि 2 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक TNF अल्फ़ा, अच्छा 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, अभी जो मेंशन यहाँ पर ज़्यादा हैं वो क्या हैं? 2 चीज़ें, एक तो TNF अल्फ़ा आ जाता है और एक आ जाता है इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6, ठीक है ना। ये इंटरल्यूकिन 6 के साथ बाइंड करता है, यानी कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो इन 3 चीज़ों को रिलीज़ करवा रहे होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF अल्फ़ा, ठीक है ना। ये इंटरल्यूकिन 6 के साथ बाइंड करता है, ठीक है ना, और ब्लॉक करता है इंटरल्यूकिन 6 के रिसेप्टर को, ठीक है ना। IV इन्फ्यूजन एवरी 4 वीक है। मोनो या कॉम्बिनेशन थेरेपी विद द मेथोट्रेक्सेट या अदर डिमांड के साथ इसको दिया जा सकता है फॉर द मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि सारे ही तकरीबन है कि मोनोथेरेपी भी हो सकती है और कॉम्बिनेशन थेरेपी भी हो सकती है, विद द डिमांड्स भी हो सकती है, ज़्यादातर डिमांड्स के साथ ही है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन थेरेपी इनकी डिमांड्स के साथ यानी कि मेथोट्रेक्सेट के साथ ही है। जो इन्फ्लिक्सिमाब है उसको मोनोथेरेपी के तौर पे यूज़ नहीं करना। अभी तक जो हम लोगों ने जो एक्सेप्शन पढ़ी है वो इन्फ्लिक्सिमाब की पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रितुक्सिमाब, इसकी नेचर उसी तरह की इन्फ्लिक्सिमाब की है। काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कंपोज्ड ऑफ ह्यूमन एंड म्यूराइन रीजन्स, ठीक है ना, ये दोनों की बात होगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि बोन मैरो से बनते हैं आगे बी सेल्स, ठीक है ना। बी सेल के ऊपर मौजूद होता है CD20, ठीक है ना। अगर हम लोग बी सेल का फंक्शन देखें तो ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है टी लिम्फोसाइट को भी, एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस कर रहा है, रूमेटॉइड फैक्टर यानी कि जो एक IgM एंटीबॉडी को कहा जाता है रूमेटॉइड फैक्टर, ठीक है ना, और प्रोड्यूस भी करवा रहा होता है इंटरल्यूकिन 6 एंड द TNF अल्फ़ा, ठीक है ना। तो ये बी सेल के हम लोगों ने काम देख लिए। इसके ऊपर लगा होता है CD20। जो रितुक्सिमाब है ये क्या होता है कि इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। जब इसके साथ अटैच हो जाता है तो बी सेल एक्टिवेट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सारे काम नेगेटिव में चले जाते हैं, ठीक है ना। ये इसका वहाँ फंक्शन समझ आया कि वो जो है वो CD80 और CD80, 86 और बाय 86 के साथ बाइंड कर रहा था, ठीक है ना। कौन? अबैटासेप्ट। जो रितुक्सिमाब है ये CD20 के साथ बाइंड कर रहा है और ये बी सेल के फंक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन में फॉर द मॉडरेट टू सीवियर
और हु हैड इनएडुकेट रिस्पॉन्स टू द TNF अल्फा इनहिबिटर। ये भी TNF अल्फा इनहिबिटर नहीं है, इसमें कहीं भी डायरेक्टली तो नहीं ना है, ठीक है ना, ये डायरेक्टली नहीं है, ये बी सेल को इनहिबिट, असल में इसका काम बी सेल को इनहिबिट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, ये टी लिम्फोसाइट को इनहिबिट कर रहा था। ऑल्दो इनडायरेक्ट वे में हो रहे हैं TNF अल्फा भी, लेकिन डायरेक्ट बाइंडिंग नहीं है TNF अल्फा के साथ, इसीलिए ये नॉन TNF अल्फा इनहिबिटर है, ठीक है। इनहिबिट तो फिर ये और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर हम लोग सिर्फ TNF अल्फा को क्यों हम लोग लेंगे, ये भी TNF अल्फा इनहिबिटर है, ठीक है। जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो मेरे जहन में आ जाते हैं, तो मैं उसको उसी वक्त जो है वो एड्रेस कर देती हूँ। अच्छा, ये यूज़ होते हैं इन कम्बिनेशन, और अच्छा ये बात क्लियर होगी। अच्छा, IV थेरेपी IV इन्फ्यूजन के तौर पे दिया जाता है एवरेज 16 to 24 वीक्स, ठीक है ना, इनके 16 से 24 हफ्ते इंटरवल इनका गैप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टू डिक्रीज द severity of the infusion reaction methylprednisolone is administered prior to the each infusion, यानी कि हर इन्फ्यूजन से पहले जो है अगर मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले लिया जाए तो इसके, क्योंकि इन्फ्यूजन में जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी के चांसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर भी बताया हुआ है कि इन्फ्यूजन रिएक्शन में फीवर, चिल्स और यूट्रिकारिया हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या है, बेहतरी यही है कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन पहले ले लिया जाए, ठीक है ना, 30 मिनट प्रायर, ताकि जो है वो हर इन्फ्यूजन से पहले, ताकि जो है वो सेंसिटिविटी रिएक्शंस ना शो हों, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एनाकिनरा। अब एनाकिनरा जो है वो एक डिफरेंट है थोड़ा सा, ये अच्छा हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये इंटरल्यूकिन 1 का एंटागोनिस्ट है। अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या क्या है, किस किस चीज़ के इनहिबिटर्स आए हैं, एंटागोनिस्ट आए हैं। नंबर 1 TNF अल्फा का इनहिबिटर्स हम लोगों ने देखे, वो 5 थे, ठीक है ना। दूसरे जो हम लोगों ने देखा वो T सेल लिम्फोसाइट एबाटासेप्ट, ठीक है। तीसरा जो हमने देखा वो टोस्लीजुमाब था, जो कि इंटरल्यूकिन 6 को इनहिबिट कर रहा था, ठीक है। क्लास की बात कर रही हूँ मैं कि मतलब हैं तो ये सारे बायोलॉजिकल थेरेपी, लेकिन इनकी नेचर के ये किसको इनहिबिट करते हैं। नंबर 1 TNF अल्फा, सेकेंड T लिम्फोसाइट, थर्ड इंटरल्यूकिन 6, फोर्थ बी सेल एंड फिफ्थ इज़ द इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 का अगर हम लोग काम देखें तो ये क्या है, ये डिग्रेड करता है कार्टिलेज को, स्टिमुलेट करता है बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है ये सारा कुछ। एनाकिनरा जो है ये इसका एंटागोनिस्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लीड्स टू मॉडेस्ट रिडक्शन इन द साइन एंड सिम्टम्स, और ये यूज़ होता है मॉडरेट टू स्वेयर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हु हैव फेल्ड। उस वक्त ये यूज़ करना है जब 1 से यानी कि मोनो या कम्बिनेशन थेरेपी डिमांड्स की फेल हो जाए, ठीक है। यानी कि किस एक्सेप्शन में आप उसको यूज़ करवा रहे हैं कि जब उस वक्त यूज़ करना है जब डिमांड्स की मोनो या कम्बिनेशन थेरेपी जो है वो फेल हो जाए, उस वक्त ये यूज़ करना है, ठीक है। बात अब वही बात क्लियर होगी, इनफ्रीक्वेंटली यूज्ड, ठीक है, कि कितनी रेयर कंडीशन है कि 1 to 2 डिमांड्स भी फेल हो गए हैं, ठीक है। तो फिर ये जाता है कॉज करवाता है ये न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। अब एंड पे हम लोग एंड वाले पे चलते हैं, टोफेसिटी निब। अच्छा, अब ये टोफेसिटी निब का क्या काम होता है, पहले हम लोग इसका नॉर्मल देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ पर एक्ट कर रहा है। ये जो साइटोकाइन जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 वगैरह वगैरह, इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर, ठीक है ना, साइटोकाइंस, इरेथ्रोपोइटिन, ये सारे क्या होते हैं जो एक सेल है उसके ऊपर बाइंड करते हैं। इम्यून सेल के आप क्या कह सकते हैं, इम्यून सेल के ऊपर ये बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जेनस काइनेज, ये एक एंजाइम है, इसका लेवल बढ़ जाता है। जब इसका लेवल बढ़ता है ना तो फिर क्या होता है कि ये मॉड्यूलेट करता है इम्यून सेल की एक्टिविटी। इम्यून सेल की कौन सी एक्टिविटी को ये मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन को, उनकी डिफ्रेंशिएशन को, उनकी एक्टिविटी को, सिग्नलिंग को, ठीक है ना। टोफेसिटी निब जो है वो क्या करता है, जेनस काइनेज को इनहिबिट करता है। जब ये नहीं होगा तो फिर इम्यून सेल की जो एक्टिविटी मॉड्यूलेट हो रही है, उसकी प्रोलिफरेशन हो रही है, जो उसकी सेल सिग्नलिंग हो रही है, डिफ्रेंशिएशन हो रही है, वो जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, वो होती नहीं है। जब वो नहीं होगी तो फिर इम्यून सेल की एक्टिविटी वो कम हो जाती है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई। अब आपको मैकेनिज़्म समझ आ रहे हैं ना। फॉर द मॉडरेट टू स्वेयर, सारे ही तकरीबन ये जो कोई भी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि बायोलॉजिकल थेरेपी माइल्ड में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। माइल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो जो ये बायोलॉजिकल थेरेपी यूज़ किया जाए, नहीं, ये मॉडरेट टू स्वेयर में ये यूज़ होते हैं, या फिर डिमांड्स के साथ कम्बिनेशन में ये यूज़ हो रही हैं, या फिर डिमांड्स फेल हो गए हैं तो फिर ये इनको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट जो ट्रीटमेंट ऑप्शन वो डिमांड्स का होता है, ठीक है ना, जो डिमांड्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे बहुत डिटेल से। अच्छा,
मेटाबॉलिज्म जो है ये इसका किससे होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोफेसिटिनिब का, मेटाबोलाइज बाय द 3A4 एंजाइम। सो क्वेश्चन इस्तेमाल करने मतलब एहतियात रहना है, एहतियात बरतनी है कि कोई ऐसा ड्रग ना दें जो कि इसको इनहिबिट करता है, क्योंकि इसने जो है वो इससे मेटाबोलाइज होना है। जब ये इसका कोई ऐसा ड्रग दे देंगे जो इसको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है साइटोक्रोम 3A4 के साथ, ठीक है, साइटोक्रोम 3A4 इनहिबिटर है, कोई ऐसा ड्रग आप लोगों ने साथ को एडमिनिस्टर करवा दिया तो क्या होगा कि इसका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। जब इसका ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, इसका जो सीरम कंसनट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा, इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो फिर इसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेस होती है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को जो है बायो फार्मास्यूटिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, ठीक है ना, वो वीडियोस भी मैंने वीडियो लेक्चर उस पर उन पे बनाए हैं, ठीक है ना, कि वीडी और ये जो बायो इक्विवेलेंस स्टडी डिज़ाइन वगैरह मैंने वीडियो लेक्चर बनाए हैं, थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव, फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव, इन पे मैंने लेक्चर बनाए, आप देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फेसबुक पेज पे आप मैसेज भी कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे बायो फार्म के भी जो है आप लेक्चर्स का मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक के लेक्चर जिनको चाहिए वो नीचे कमेंट करेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि इनका लेवल बढ़ जाता है तो ये नुकसानदा होता है, ठीक है ना। फिर इम्यूनिटी और कम होगी तो आपका फिर ज़्यादा चांसेस है कि आपका इन्फेक्शन से आप यू आर प्रॉन टू इन्फेक्शंस, ठीक है। हीमोग्लोबिन लेवल अगर 9 से ज़्यादा है तो फिर आप लोगों ने ये देना है टोफेसिटिनिब। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 9 से कम है तो फिर इसको नहीं देना। ये इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखने हैं। टोफेसिटिनिब जो कि जेनस काइनेज इनहिबिटर है उसको उस पेशेंट में नहीं देना जिसका हीमोग्लोबिन लेवल 9 ग्राम पर DL से कम है, 9 ग्राम मिलीग्राम की बात करें। अच्छा, टू स्टार्ट द टोफेसिटिनिब एंड कॉन्टीन्यू। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मॉनिटर करते रहना, फिर भी एनीमिया को, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल काउंट को फिर भी मॉनिटर करते रहना है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्रोलिफरेशन कॉज करवा रहा होता है जेनस काइनेज, ठीक है। जब सेल कम होना शुरू हो जाए, जब प्रोलिफरेशन नहीं होगी तो इसका मतलब है सेल कम होना शुरू हो जाएंगे बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके एरियाज देखें तो ये मैलिग्नेंसी को इंक्रीज़ करता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक कि मैब या ये जो बायोलॉजिकल थेरेपी में जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का कितना ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में सारे जो भी इन्फेक्शन आ जाते हैं, TB भी आ जाता है, ठीक है ना, लेटेंट TB आ जाता है, निमोनिया आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है निमोनिया, खासतौर में बच्चों को तो खैर वैसे ये नहीं होता रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लेकिन वैसे निमोनिया कॉमन है। अच्छा, बच्चों में भी आर्थराइटिस होता है लेकिन बहुत छोटे में नहीं, लेकिन 9-10 साल के बच्चों के आर्थराइटिस देखा गया है, ठीक है ना। अच्छा, हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स होते हैं खासतौर में उनमें। अच्छा, इसके बाद ये हेपेटिक एंड रीनल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक किसी का भी रीनल का नहीं देखा, ठीक है ना, रीनल डिस्फंक्शन अभी हम लोगों ने किसी में नहीं देखा, तो लेकिन ये जो है टोफेसिटिनिब रीनल डिस्फंक्शन भी कॉज कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लें कि किस तरह से जो है ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स थे बायोलॉजिकल थेरेपी के। अब आप लोगों ने जो है, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो माइग्रेन पे होगा इंशाल्लाह। तो अब सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं उनके बारे में पता चलता रहे, और कोई टॉपिक जो आप ख़ास तौर पर समझना चाह रहे हैं उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, और फेसबुक में भी हमारी टीम के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।